नमस्कार दोस्तों। आज हमारा न्यू टॉपिक है संसाधन एवं विकास। क्लास 10th एनसीईआरटी में जो समकालीन भारत जो हमारी न्यू बुक है, उस न्यू बुक में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज सबसे पहला जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। संसाधन एवं विकास में दोस्तों सबसे पहले आता है संसाधन, कि संसाधन आखिर होता क्या है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि दोस्तों सबसे पहले संसाधन संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा वह आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि हमें चारों ओर पर्यावरण में दिखाई देती है और साथ ही वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अर्थात जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो उस मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अर्थात टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से तो संभाव्य है। संभाव्य का अर्थ है जिनकी संभावना है कि यानी कि भविष्य में उन्हें और भी निर्मित किया जा सकता है, तथा सांस्कृतिक रूप से अर्थात हमारे समाज की दृष्टि से वह क्या है, मान्य है, उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। अब देखिए, जो संसाधन है उसे हम इस प्रकार से एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम ये देखते हैं कि दोस्तों संभाव्य क्या है। संभाव्य का अर्थ है कि ऐसे कोई भी संसाधन जो किसी भी प्रदेश में पाए तो जाते हैं लेकिन सामान्यतः उनका उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात संभावना है कि वहां पर इनका उपयोग किया जा सकता है। और यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी है तो स्वाभाविक बात है कि उसे हम एक संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो सकती है, जल हो सकता है, या विभिन्न प्रकार के संसाधन जो कि हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन सबको हम संसाधन कहते हैं। तो देखिए, संसाधन के रूप में हम जब इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि जो मानव है वह प्रकृति व प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया करता है। जो मानव है वो प्रकृति और प्रौद्योगिकी के साथ अंतर क्रिया करता है और अंतर क्रिया करके संस्थाओं का निर्माण करता है। तो देखिए, यहां पर हम लिख लेते हैं कि मानव प्रकृति व प्रौद्योगिकी के साथ, मानव प्रकृति व प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया कर संस्था का निर्माण
करता है, संस्था का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो संसाधन है वो क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, अर्थात करती है या कर सकती हैं, तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उन्हें संसाधन कहा जाता है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्ति करते तथा जिन्हें बनाने यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं, तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहेंगे हम? संसाधन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो अब हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, और संसाधनों के वर्गीकरण में हम देखेंगे जैसे कि सबसे पहला आता है कि संभाव्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो हमने देखा कि समाप्यता के आधार पर भी संसाधन होते हैं, जैसे समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य, उसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव। तो देखिए दोस्तों, इसको हम खुलकर देख लेते हैं। सबसे पहले आता है संसाधनों का वर्गीकरण। यदि हम संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो संसाधनों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन में हम देखते हैं कि संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव और एक अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, और अजैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, जैव संसाधन कौन से होंगे? तो जैव संसाधन में हो जाएंगे पेड़ पौधे, मानव, पशु संपदा। तो ये सभी तो किस में आएंगे? जैव में। और अजैव संसाधन कौन से होंगे? अजैव संसाधन वो होंगे जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे कि चट्टानें और धातुएं। तो ये किस में आएंगे? अजैव संसाधन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर हम देखते हैं कि संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो यह संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरण योग्य, अर्थात इनके भंडार असीमित होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग लेने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब अनवीकरण योग्य संसाधन में कौन से आते हैं? जिनके भंडार सीमित है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार से दोस्तों यह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात मालिकाना हक। मालिकाना हक के आधार पर, जैसे कि आपने देखा होगा, आपका खेत, आपका घर, आपका यानी कि या फिर आपका कुआं। तो इसी प्रकार से जो मालिकाना हक के आधार पर होते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण किसी संसाधन पर होता है तो उसे हम कौन सा संसाधन बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। इसी प्रकार से आता है सामुदायिक। ऐसे संसाधन जिन पर पूरे समुदाय अर्थात पूरी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? सामुदायिक। इसी प्रकार से होता है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर पूरे देश का नियंत्रण होता है वह राष्ट्रीय संसाधन, और जिन पर पूरा की पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करता है उसे हम कौन सा बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसी प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को हमने चार भागों में बांटा है: संभावी, विकसित, भंडार और सिंचित कोष।
ठीक है दोस्तों, तो इसको हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कि संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं तथा जिन्हें बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब संसाधन में हमने देखा कि जो मानव है वो प्रकृति और प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया करता है, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के साथ क्रिया करता है, और साथ ही यह क्रिया करके संस्थाओं का निर्माण करता है। और फिर आता है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण मोटे तौर पर हम इनका अध्ययन करेंगे हमारे इस चैप्टर में, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हमने दो भागों में बांट दिया है, जैव और अजैव। इसी प्रकार से समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और इसी प्रकार से विकास के स्तर के आधार पर भी संभावी, विकसित, भंडार और सिंचित कोष के आधार पर इन्हें बांटा गया है। दोस्तों, इसके बाद है कि संसाधनों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों में सबसे पहला आता है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है, इनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। इनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन या पशुधन। ध्यान से समझिए कि जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है। अब स्वाभाविक बात है कि मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, या मत्स्य हो, या पशुधन हो, तो ये सभी की सभी कैसे होते हैं, जीव होते हैं, और इस कारण से ही इन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनकी उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, अर्थात ये निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टानें व धातुएं, जैसे चट्टानें व धातुएं। इसी प्रकार से दोस्तों आता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो देखिए, समाप्यता के आधार पर संसाधनों में दो प्रकार के संसाधन हैं, एक है नवीकरण योग्य संसाधन और एक है अनवीकरण योग्य संसाधन। देखिए दोस्तों, नवीकरण योग्य संसाधन वो संसाधन है जिन्हें भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, अर्थात जिसे भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः काम में लिया जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि किसके उदाहरण होंगे, नवीकरण योग्य संसाधन के। इसी प्रकार से दोस्तों आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो कि एक लंबे भूगर्भिक क्रम में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका निर्माण यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। तो लाखों करोड़ों वर्षों में होने का अर्थ ये है कि इनके भंडार कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड होने के कारण यह अनवीकरण योग्य संसाधनों में आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हम इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही। देखिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण लिखो। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। और इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं, जैव संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण बताइए, संसाधन किसे कहते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार हैं। आप इन आंसर्स को कमेंट करके भी दे सकते हैं, तथा साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।